उसके लिए परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। उसके बाद उसके उपरांत जो कुछ उसका फल मिलेगा। अगर आप राज्य शासन, जैसे हमारा महाराष्ट्र राज्य शासन है, वहां पे अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको 43 ईयर बिलो आप प्रयास कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व से हो तो आप 38 बिलो के लोग भी उसमें प्रयास कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे मैंने आज जो तिमिरातुनी तेजा करके जो बहुत बड़ी क्रांति महाराष्ट्र में खड़ी की है ना, जो मेरे क्रांति का एक उद्देश्य है कि मुझे हर एक गांव में, हर एक घर में कम से कम एक गवर्नमेंट स्टूडेंट चाहिए या मुझे बनाना है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे पास जैसे मिट्टी होती है तो एक कुम्हार जो रहता है उसको मिट्टी को घड़ा बनाता है। तो कैसे की जिंदगी में आप ऐसे भी अनुभव ले सकते हैं। तो मुझे स्कूल लेवल में अनुभव मिल गया। जब मैं फेल हुआ था तो लोगों ने बहुत मुझे डिमोटिवेट किया, ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, आप ये गैरेज में जाएगा, आप पिताजी का नाम खराब कर दिया बोला। कॉलेज में भी मैं जब था तो कौन सा ऐसा स्कॉलर वगैरह ऐसा बंदा नहीं था। जीवन का संघर्ष है कि जो अपयश वो सफलता की पहली सीढ़ी है ना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है। तो करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी ट्यूटर बन के जाता हूँ, मैं भी गाइड बन के जाता हूँ, मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आप कौन सा भी आप है ना उसमें कौन सा भी ऐसा जो जैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे ना, कि काउंसलिंग के लिए रेड का सर चार्ज करते हैं क्या? नहीं, जीरो। गाइडेंस के लिए चार्ज करते हैं क्या? जीरो। किसी को असिस्टेंस के लिए चार्ज करते हैं क्या? जीरो। मैं तो किताबें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। हमको जो मिला नहीं मैं लोगों को देने की कोशिश करता हूँ कि चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10वीं पास की, लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट का एग्जाम जो है उसके लिए न्यूनतम आपको जो आयु सीमा है न्यूनतम वो 18 साल है। 18 साल के बाद एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आपने 10वीं की है, आप न्यूनतम 18 उम्र के हो, तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको केंद्र शासन में पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ भारत सरकार में। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 10वीं चाहिए। आगे आप बढ़ते हैं 12वीं 12 के बेसिस पे, जैसे हमारे यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, उसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट करके पोस्ट होते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट वो भी भारत सरकार का है, उसमें 12 के बेसिस पे एग्जाम है CHSL। नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ में हम फिर हाजिर हो गए आपके साथ में। एक नए विशेषज्ञ एक अच्छे उपक्रम में काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कहाँ पे पढ़ाई करनी होती है, कहाँ अप्लाई करना होता है, तो ये सभी जानकारी पूरे महाराष्ट्र में ये अपने बलबूते पे कह सकते हैं, अपने खर्चे पे जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सर का नाम है सत्यवान यशवंत रेडकर साहब, और मैं इनका आभारी हूँ यहाँ पे आए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो कर रहे हैं, प्रारंभिक आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और इस प्रतियोगिता परीक्षा के साथ में जुड़ने का आपका ये कहाँ से हुआ स्टार्ट? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कोरला में बैल बाजार में जो मराठी माध्यम जो स्कूल है वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। मराठी माध्यम से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने सोमा कॉलेज से मेरा जो BCom का एजुकेशन कंप्लीट किया। आज वर्तमान में आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे BCom है, MCom है, MA हिंदी है, LLB है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ट्रांसलेशन है, लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी मैं MA सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। तो शैक्षणिक योग्यताओं के जैसे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को संगठित कीजिए। तो उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिया था मैं उसका अनुसरण वास्तविक जीवन में करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ही कहूँगा कि हम तो इतना बड़ी पहल नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे उसके लिए। परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। उसके बाद उसके उपरांत जो कुछ उसका फल मिलेगा वो तो सब देखते हैं। प्रारंभिक पढ़ाई जो मेरे 10वीं तक मैंने की, उसके बाद में जब मैंने महाविद्यालय शिक्षा सोमा कॉलेज से पूर्ण की, उसके बाद जब मैं प्राइवेट नौकरियों के लिए जब बाहर घूम रहा था, इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पे, तो इंटरव्यू देते देते ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे जैसे जो युवा है तो बहुत स्ट्रगल करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे मैं भी अकेला हूँ। क्योंकि परसेंटेज ग्रेजुएशन में कम आए थे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहा था,
हर जगह पे एमएनसी कंपनी में आपके माराड़ी में आया था माइंड स्पेस में। तो माइंड स्पेस में भी मुझे ठुकराया गया था शायद उस टाइम पे कि यू डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल, वी विल कॉल यू लेटर, ऐसा मुझे कहा गया था। लेकिन जैसे आपका प्रयास, जैसे आपको आगे बढ़ते बढ़ते जिस मोड़ पे लेके आएंगे, आज उस मोड़ पे मैं खड़ा हूँ। और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो मैंने जो ये पहल की है, एक नई पहल है और ये अलग पहल है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोग है ना बिजनेस ओरिएंटेड के रूप में देखते हैं, उसे ज्ञानदान के रूप में नहीं देखते। मैं ज्ञानदान करता हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। उस नॉलेज से अगर किसी के जिंदगी में ज्ञान के माध्यम से अगर रोजगार का उजाला निर्माण होता है, तो मेरे जैसे मतलब बोलते हैं ना वेल एजुकेटेड पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने जिंदगी में जो भी कुछ हासिल किया वो लोगों के आशीर्वाद हासिल किया। तो मेरे प्रतियोगिता की जो ये पहल चालू है, तो वो सबसे अलग पहल है आज की। अच्छा सर, ये जो आपने प्रतियोगिता में परीक्षाओं में उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, ठोकरें भी खाई, पास भी हुए, उसमें सीखते गए, हरदम सीखते गए। ये लोग क्या होता है कि दो परीक्षा फेल हो गई तो तीसरी में आदमी डिसअपॉइंट होता है एंड देन सोचता है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, एंड देन वो गिव अप करता है। एंड उसके बावजूद भी आपने उसको कंटिन्यू रखा, पास आउट हो गए, आज सरकारी पद पे है आसीन, और इसके बाद भी ये काम आप जारी रखा है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं तो अभी इससे निकल के आ गया, पर लोगों को इसको एजुकेट करना चाहिए और लोगों को भी उसमें रास्ते दिखाना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं को मैं एक बात कहूँगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें क्या लगता है कि हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब हम लोग एक कौन सी पदवी हासिल करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पात्र होते हैं। ऐसा नहीं है। आप 10वीं 12वीं के बेसिस पे भी आप शैक्षणिक, अगर आपके पास अर्हता है 10वीं या 12वीं, उसके बेसिस पे भी आप गवर्नमेंट नौकरी के बारे में जो कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं था। हम सिर्फ महाविद्यालय, इसमें हम लोग सिर्फ दिन धकलना, टहलना, घूमना, एंजॉय करना, इतना ही हम लोग सोचते थे। लेकिन मैं आज के युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, मेडिकल, कुछ भी शैक्षणिक योग्यता अगर होंगी, तो उस बेस पे आप अलग अलग जो सरकारी आस्थापनाएं है, जैसे सार्वजनिक उपक्रम है, केंद्र सरकार के कुछ विभाग है, राज्य सरकार के कुछ विभाग है, तो उसके बाद में स्वायत्त कुछ संस्था है, यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसे अलग अलग आपको माध्यम है, वहाँ पे आपको सरकारी नौकरियां मिल सकती है। तो उसके लिए लोग क्या करते कि कुछ प्रयास के बाद वो लोग गिव अप कर देते हैं। मेरी तो ये कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्रयत्न कोशिश करते रहिए, कोशिश करोगे कभी हार नहीं होती। मैंने भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैंने जो प्रारंभिक चरण में मैंने जो परीक्षाएं दी, वो सिर्फ पिताजी के कहने पे एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता थी कि मैं एग्जाम देता था। पिताजी कहते थे गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है, भर दिया। पिताजी कहते थे गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए आपको प्रविष्ट होना है, मैं होता था, मैं जाता था। लेकिन उतना मुझे उस टाइम में गांभीर्य नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि जब मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अगर एग्जाम फीस भर रहा हूँ, माता पिता की अपेक्षाएं है और उसमें कुछ तो मुझे आउटपुट लाना है, उस टाइम से मैंने उसमें सीरियसनेस दिखाना शुरू किया और मैं उस गंभीरता पूर्वक मैंने उसकी जो आगे की जो प्रोसेस स्टार्ट की, और उसका फलस्वरूप मुझे 2010 में जब मैं IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा पहला सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझ में भी कुछ तो टैलेंट है। हाँ, तो गिव अप तो लोग कर देते हैं एक दो एग्जाम देके, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने 2008 से लेकर 2010 के बीच में अराउंड 60-70 एग्जाम्स दिया, उसमें सिर्फ मेरे 4 पास हो। 60-70 एग्जाम्स 2008 to 2010 के बीच में, उसमें सिर्फ मेरे 4 एग्जाम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। कभी-कभी भगवान आपको छप्पर फाड़ के देता ना, तब आपके हाथ में 4 कॉल लेटर थे, तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे चल रहा था। और एक जमाना एक दौर ऐसा भी चल रहा था जब एग्जाम फेल हो रहा था, कॉल यू लेटर। हाँ, और ये तो प्राइवेट सेक्टर में भी कॉल यू लेटर हो गए रहते। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं तो सभी को ये कहूँगा कि अगर आप राज्य शासन, जैसे हमारा महाराष्ट्र राज्य शासन है, वहाँ पे अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको 43 ईयर बिलो आप प्रयास कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व से हो तो आप 38 बिलो के लोग भी उसमें प्रयास कर सकते हो। तो आपकी जो शैक्षणिक अर्हता भी उसमें मैटर करते हैं, आपके एज लिमिट भी मैटर करता है। केंद्र शासन के लिए जो
जो एज लिमिट है, आयु सीमा है, वो बहुत कम है। लेकिन आप राज्य शासन के लिए, अगर राज्य सरकार के लिए अगर प्रयास करते हो, उसके लिए आयु सीमा ज्यादा है। तो आप जितना भी उसमें आप एफर्ट्स लो, जब तक मुझे वो गोल हासिल नहीं होता तब तक मैं प्रयास करते रहूंगा। ऐसी भूमिका होनी चाहिए, एज एन एफर्ट्स कंटिन्यू रहना चाहिए। जब देखिए, आप वैसे भी आप एक रोजगार का एक माध्यम पकड़े कि मैं निजी कंपनी में काम जाके करूंगा। अगर आप छोटे मोटे उद्योजक भी है, आप उद्यमी है, उसमें आपको कुछ रोजगार मिल रहा है, आपको रोजगार मतलब रोजगार के माध्यम से आपका घर चल रहा है। लेकिन आप ये भी सेक्टर देखिए ना, इस सेक्टर में आने के बाद है ना, आपको इस प्रकार का रोजगार मिल जाता है कि यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 इयर्स, यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 58 इयर्स। तो आपको इतनी स्टेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर में पैकेजेस है, जैसे आपका यहाँ का जो माहौल है माइंड स्पेस का, लोग पैकेजेस के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग पैकेजेस के पीछे नहीं भागते, हम लोग स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग को सोशल स्टेटस पे हमारा लाइफ में कुछ तो है कि हम लोग कुछ तो है। नहीं तो क्या है कि आप अगर एक कंपनी के सीईओ है, उस कंपनी के नीचे आने के बाद आपकी वैल्यू क्या है? जीरो हो जाएगी। हम लोग एक सरकारी आस्थापना में जब विभाग में काम करते हैं, तो हम जब सोसाइटी में यहाँ वहाँ जाते हैं तो हमारी वैल्यू है, ये बंदा कोई तो है। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे सरकारी अधिकारी है, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूर्ण करने के लिए कोशिश नहीं करते। मैं तो कोशिश करता हूँ। मुझे जब भी शनिवार रविवार मेरे जो छुट्टियों के दिन होते हैं, उसमें मैं सोसाइटी के लिए डेडिकेशन देने का प्रयास करता हूँ कि मेरे ज्ञान के माध्यम से अगर किसी परिवार में रोजगार का दिया जल जाए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, ये जो प्रयास आप कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हैं, आगे भी शिविर करते हैं, परिवार का कैसे साथ होता है या उनके लिए भी टाइम चाहिए होता है? सर, परिवार के लिए मेरा परिवार बहुत सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए मुझे क्रांति करने में बोलते हैं ना, ये सफलता कि मैं अभी जो स्टेज पे हूँ ना, ये मेरे फैमिली का सैक्रिफाइस उसमें। अगर मेरी पत्नी सैक्रिफाइस नहीं करती, मेरे अगर बच्चे सैक्रिफाइस नहीं करते, अब मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाता। हालांकि आप ये सोचिए कि एक बंदा एक केंद्र शासन के एक विभाग में एक अधिकारी है, उसको 2 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार। उसके बीच में भी वो क्या करता है, शनिवार के दिन में भी लेक्चर देने के लिए काम पे रहता है, रविवार के दिन में भी लेक्चर देने काम पे रहता है। परिवार को कभी समय देगा? तो परिवार को जब मैं घर जाता हूँ तभी कुछ तो आधा घंटा 1 घंटा समय मिलता है। बीच में कभी मेरी कुछ संभाषण या बातचीत होती है, उसमें समय मिलता है। लेकिन मेरी फैमिली जो सैक्रिफाइस कर रही है, तो उसके बेसिस पे मैंने आज जो तिमिरातुनी तेजा करके जो बहुत बड़ी क्रांति महाराष्ट्र में खड़ी की है ना, जो मेरे क्रांति का एक उद्देश्य है कि मुझे हर एक गांव में, हर एक घर में कम से कम एक गवर्नमेंट स्टूडेंट चाहिए, या मुझे बनाना है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे पास जैसे मिट्टी होती है, तो एक कुम्हार जो रहता है उसको मिट्टी को घड़ा बनाता है, वो वैसे मैं भी हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उससे वो मिट्टी को ये करने की कोशिश करूंगा, उसे बनाने की कोशिश करूंगा, उसे उस फ्लो में लाने की कोशिश करूंगा। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मुझसे भी अगर और भी बढ़कर जो भी कुछ पोस्ट है, वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, स्लम एरिया के लोग भी जा सकते हैं। आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े अमीर घर से बिलोंग्स करना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं उसमें। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्लम एरिया के या जो भी कुछ दूर दराज एरिया में भी जो रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भाग में जो रहते हैं, उसको भी वो ज्ञान अगर प्राप्त होगा तो भविष्य में जाके वो मेरे जैसा या मुझसे भी अच्छा अधिकारी बन पाएगा। सर, ये आप जो कर रहे हैं, आपने जो सोचा तिमिरातुनी तेजाकडे, इस कॉन्सेप्ट के तहत जब आपने काम स्टार्ट किया, पहला छात्र जो आपने गाइड किया वो पास आउट होकर आपके पास आया ही होगा डेफिनेटली, तभी क्या फील थी? जैसे मैं घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ, शनिवार का दिन था, तो मेरे घर पे एक स्टूडेंट मिलने आया, मुझे लगा कुछ गाइडेंस के लिए आया रहेगा। तो मैंने डोंबिवली में रहता था। घर पे आने के बाद जैसे हम लोग चाय पान के लिए जैसे बैठे, उसने मुझे पहला न्यूज़ दिया कि रेडकर सर मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे मेरा वाह, अच्छी चीज़ है, किस में हुआ सिलेक्शन? तो बोले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है और आरबीआई भी मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अरे मैं बोला अरे डबल अपॉर्चुनिटीज आपको। अच्छा, तो जो मेरा वो फर्स्ट कैंडिडेट था, तो उसके बाद में जो सीक्वेंस चालू हो गया, आज अराउंड 24 लोग सिलेक्ट हो गए गवर्नमेंट, विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी एकेडमी। हम लोग जो सोचते हैं कि क्लासेस एकेडमी में जाने के बाद ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये कि हम लोग सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं।
और जो तिमिराकुनी तेजाकडे का जो अगर आप अर्थ देखना चाहेंगे ना, अंधेरे से लेके उजाले की उजाले ओर। की ओर। तो ये जो अंधेरा है ना हमारे दिमाग दिमाग में का कि अज्ञान का। मेरे मेरे घर में वो माहौल नहीं है, हाँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं क्लासेस में नहीं जा पाऊंगा, मैं एकेडमी नहीं लगा पाऊंगा, कुछ जरूरत नहीं साहब। आप अगर विद्यालय लेवल से अगर छात्र प्रयास करते हैं तो आगे जाके उनको मतलब इसमें कुछ अच्छा जाके ना वो लोग प्रिपरेशन करते करते आगे बढ़ेंगे। उनका नॉलेज है ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, Exactly. जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम लोग मार्केटिंग की वजह से हम लोग खाली डरा के रखा है कि आप दिल्ली अगर नहीं जाओगे तो आप वो क्लासेस में नहीं जाओगे तो आप आईएएस नहीं बन पाओगे। कोटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है क्या? यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, उनको कौन सा क्लास नहीं है, एकेडमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी करके आए अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच गए। कि अभी जो हम सोचते देखते हैं ना, लातूर पैटर्न, पुणे पैटर्न, कोटा पैटर्न, आईएएस आईपीएस के लिए दिल्ली पैटर्न, पैटर्न तो ये जो पैटर्न डर जो होता है ना, ये पैटर्न वगैरह कुछ नहीं है। ये कैसे है कि एक देखिए, अगर मैं एक क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने उस क्षेत्र में कुछ तो करके दिखाया तो वहाँ का पैटर्न हो गया। आप दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ पे कुछ तो करके दिखाया तो वहाँ का पैटर्न हो गया। ये तो सब है ना, एक बोलते हैं ना, एक सोसाइटी की एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट। सर अभी तो बता रहे थे आपकी ये जो सक्सेस स्टोरीज, पर इस सक्सेस स्टोरीज के पीछे जीवन का संघर्ष भी होता है। तो ये जीवन का संघर्ष आपका कैसा रहा, ये जो स्टार्ट से इस लेवल तक पहुंच गए? जीवन का संघर्ष है कि जो अपयश वो सफलता की पहली सीढ़ी है ना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है। तो स्कूल लेवल से मैंने वो असफलता की पहली सीढ़ी जब मैं 9th में था तब मैंने चढ़ ली, फेल हो गया। और फेल होने के बाद अच्छा 9th क्लास से फेल? 9th क्लास में भी फेल हो गया। अगर आज के दिन में अगर नेक्स्ट पिक्चर अगर फ्यूचर में जाके बनेगा ना तो वही बनेगा 9th फेल पे। एक 12th फेल पे पिक्चर आया था, भविष्य में जाके आप कभी ना कभी 9th फेल पे पिक्चर देख पाओ, पता नहीं कि 9th फेल पे पिक्चर आएगा नहीं आएगा। तो जब मैं स्कूल में फेल हो गया तब डर की वजह से फेल हो गया। अभी इनर जो कॉन्फिडेंस है बहुत कम था। बाद में मैंने जो कोशिश की तो डर का रूपांतर कॉन्फिडेंस में हो गया, फर्स्ट रैंक से पास भी हो गया। फर्स्ट रैंक से डायरेक्ट फर्स्ट रैंक से। तो कैसे की जिंदगी में आप ऐसे भी अनुभव ले सकते, तो मुझे स्कूल लेवल में अनुभव मिल गया। जब मैं फेल हुआ था तो लोगों ने बहुत मुझे डिमोटिवेट किया, ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, आप ये गैरेज में जाएगा, आप पिताजी का नाम खराब कर दिया बोला। कॉलेज में भी मैं जब था तो कौन सा ऐसा स्कॉलर वगैरह ऐसा बंदा नहीं था, लोग टपोरी बोलते थे, मस्ती पर बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। और जब उन्होंने जब बीकॉम का सत्यवान रेडकर लिखा, जब मैंने बीकॉम 2008 में किया था, आज इतना सारा डिग्री देखते हैं तो सोच में पड़ जाते कैसे कि कैसे हुआ, कैसे किया करके। तो मैंने उनको कहा कि फ्लो में सब कुछ हो गया, फ्लो में सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आज वन ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पर्सन करके मुझे कंसीडर किया जाता है, तो उसकी वजह से मैं फेमस हूँ। और जो संघर्ष है, तो संघर्ष जिंदगी में मोड़ तो अच्छे बुरे आते रहते हैं, आपको उसका सामना करके आगे बढ़ना है। सर ये फ्लो तो नहीं होता, मैं तो नहीं मानता ये फ्लो है। उसके पीछे कोई ना कोई तो शक्ति होगी जिसको आप मानते होंगे कि मातृत्व शक्ति है, ये पिता की आशीर्वाद है, या मेरे खानदान की जो शक्ति है, या समाज की शक्ति है, या मेरा कॉन्फिडेंस है। आपके साथ में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको लगता है मुझे शक्ति है कि मैं स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़ता हूँ। मैं लोगों को भी हमेशा कहता हूँ, मैं मेरी पीठ ऐसे थपथपाता हूँ कि तुझे आगे बढ़ना है। मैं दूसरों के शाबाश के लिए मैं कभी डिपेंड नहीं रहा। कोई अपनों को कुछ अच्छी प्रतिक्रिया देंगे उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, कोई मुझे अच्छा प्रोत्साहन देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्रोत्साहन मैं खुद हूँ, स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़ते रहता हूँ। जिंदगी में इनोवेटिव चीज करने के बारे में सोचता हूँ, जो दूसरे लोगों ने किया नहीं वो मैं करता हूँ। इसके लिए हमारे ना एक आप अगर सिलेबस में भी देखेंगे या स्टडी में भी देखेंगे, एक्सेप्शन करके कहा जाता है, अपवाद। तो वो अपवाद रहने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो किसी ने किया नहीं वो हम लोग करेंगे। तो उसके अनुसार मैंने अपवाद रहने की जिंदगी में कोशिश की और वहाँ पे मैंने सफलता हासिल की। और जो फ्लो में मतलब कैसे कि ये जो प्रवाह है उसमें संघर्ष है, लेकिन प्रवाह में इंसान कब कहाँ पे किस लेवल तक पहुंच और जाए इस पे बाबा साहब का भी जो प्रेरणा थी, उन्होंने भी ऐसे ही डिग्री हासिल करते हैं। बाबा साहेब मेरे शैक्षणिक गुरु है, उनकी तो बराबरी कभी मैं कर नहीं सकता। मैं उनसे बहुत अनुसरण किया, मैंने उनका अनुसरण किया है। मैं जब जयंती उनकी रहती है तो मैं जयंती के जब मैं मुझे उनको आदरांजलि समर्पित करना है ना, तो मैं मेरे कार्य से आदरांजलि समर्पित करता हूँ बाबा साहब को। कि बाबा साहेब मेरे शैक्षिक गुरु है, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है। उन्होंने जो कहा था ना
कि शिक्षा जो है ना, वो उस शिक्षा से जब आगे आप जिंदगी में वो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को संगठित करते रहिए। तो वो मैं पूर्वमंत्र आगे जिंदगी में रखता हूँ कि पढ़ना भी है, संघर्ष भी करना है, लोगों को संगठित भी करना है। संगठित करने की संगठित करना है। एजुकेशनल एक रिवॉल्यूशन है। तो ये रिवॉल्यूशन तो हमको आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे महापुरुष लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना अलग अलग कैंपेन एजुकेशनल, तो उन्होंने पैसा कमाने का ऐसा कुछ मोटिव नहीं रखा था। उन्होंने रखा था कि समाज में किस प्रकार बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो इसलिए मैं परिवर्तन करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी ट्यूटर बन के जाता हूँ, मैं भी गाइड बन के जाता हूँ, मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आप कौन सा भी आप है ना उसमें कौन सा भी ऐसा जैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे ना, कि काउंसलिंग के लिए रेड का सर चार्ज करते हैं क्या? नहीं, जीरो। गाइडेंस के लिए चार्ज करते हैं क्या? जीरो। किसी को असिस्टेंस के लिए चार्ज करते हैं क्या? जीरो। मैं तो किताबें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। आपको जो मिला नहीं मैं लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और कभी-कभी सर ऐसा भी होता है ना कि ये सब फ्री भी करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, अनडू एडवांटेज भी लेने की कोशिश, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कि मेरा एक है कि अगर मैं किसी को गाइडेंस कर रहा हूँ और वो जिंदगी में बहुत बड़े इंसान हो, अगर हो जाते हैं, उन्होंने याद रखो, नहीं तो मत याद रखो, मुझे उससे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। मेरा ये कि काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो मुझे कौन सा फल नहीं लाना है, मुझे सिर्फ रिवॉल्यूशन करना है, परिवर्तन करना है। तो अगर कोई भी बंदा अगर फ्यूचर में जाके कलेक्टर हो गया, उसने अपने को ध्यान में नहीं रखा या फिर संज्ञान में नहीं रखा, तो उसका लुकआउट है। हम लोग क्या करेंगे? हम तो जिंदगी में आगे बढ़ते अपने काम करते। सर आपका अभी ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये तो अलग अलग विषयों उसकी पढ़ाई करते, पर आपका पसंदीदा विषय कौन सा? पसंदीदा तो विषय ऐसा स्पेसिफिकली ऐसा कौन सा 10वीं तक या आपने जब कॉमर्स किया उसमें? नहीं, ऐसा कौन सा, सभी विषय जो है जनरल थे, ऐसा पसंदीदा विषय नहीं था। लेकिन मुझे आज के दौर में जो जिज्ञासा है ना, मैं एक क्वालिफिकेशन लेते रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा था, मैंने एमए किया हिंदी में, एलएलबी भी मैंने किया, एमए सोशियोलॉजी भी मतलब कर रहा हूँ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने किया। तो अलग अलग सेक्टर के जो अलग अलग क्वालिफिकेशन नॉलेज लेते रहता हूँ। मेरा ऐसा कोई पसंद नहीं है। फ्यूचर में पीएचडी भी कर लूंगा। अभी एडवोकेट नहीं लगा सकता क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस, बाद में मैं एडवोकेट लगा सकता हूँ, डॉक्टर भी लगा सकता हूँ अगर पीएचडी करूंगा तो मैं ऐसा एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ, उसका समाज में क्या फायदा हो सकता है उसके अनुसार मैं प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने अभी सोशियोलॉजी कर रहा हूँ, उसका समाज में क्या फायदा हो सकता है, प्रयास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हम लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं उसको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका मुझे यूज होता है उसमें। सर अभी आपके मेन मुद्दे पे आते हैं, आप जैसे 10वीं के बाद होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 12वीं के बाद होते हैं, 10वीं के पहले भी होते हैं और 12वीं के बाद तो काफी सारे, तो एक एक करके आप मुझे बताते जाइए, मैं उसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10वीं पास की, लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट का एग्जाम जो है उसके लिए न्यूनतम आपको जो आयु सीमा है न्यूनतम वो 18 साल है। 18 साल के बाद एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आपने 10वीं की है, आप न्यूनतम 18 उम्र के हो, तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको केंद्र शासन में पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ भारत सरकार में। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 10वीं चाहिए। आगे आप बढ़ते हैं 12वीं 12th के बेसिस पे, जैसे हमारे यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, उसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट करके पोस्ट होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट वो भी भारत सरकार का है। उसमें 12th के बेसिस पे एग्जाम है सीएचएसएल, आप वो दे सकते हो। तो मतलब आपको 12th के बेसिस पे भी जॉब मिल रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर 18 मिनिमम 18 इयर्स आपको चाहिए। मैं उसके बाद में आपको दूसरी चीज भी बताता हूँ कि 18 एज जो है मिनिमम है, 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम है, मैक्सिमम व्हाटएवर जो भी कुछ रहेगा। तो अगर बंदा 12वीं में पढ़ रहा है या 13वीं मतलब जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, वेदर इट बी बीए, बीकॉम, बीएससी व्हाटएवर, वो बंदा अगर एफवाई बीकॉम, एफवाई बीए में पढ़ रहा है, अगर वो एग्जाम दे देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उसको वो जब एसवाई में है तो उसको जॉब मिल गया ना। आपको टीवाई तक रुकने की जरूरत नहीं, लेकिन टीवाई का करस्पॉन्डेंस भी हो जाएगा, शिक्षा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जॉब तो पहले आपको मिल रहा है। आज के दौर में क्या हो रहा है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बंदा 10वीं के बेस पे अप्लाई कर रहा है,
अच्छा, तो उल्टा उल्टा तो उसने 3 साल पहले क्यों नहीं किया? वेस्ट हो गया। तो 3 साल तो उसने वेस्ट ही किया ना। 3 साल उधर और 2 साल इधर। ये क्यों हो रहा है? आज कंपटीशन बहुत है। हम्म, आज आप बहुत जो छोटे छोटे पोस्ट है ना, हम्म, उसके लिए भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन अप्लाई करते हैं क्योंकि करते उनको हैं। गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। आप ग्रुप डी के स्टाफ में अगर सर हमने तो सुना है सिपाही की नौकरी के लिए एमए वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों नहीं, एमबीबीएस वाले भी कर लेते कभी। तो ये तक तो आपने तो 18 में अच्छा मुझे स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। अभी आपने जैसे बोला कि 10वीं, क्या 10वीं से पहले भी लोगों के लिए ऐसे कोई एप्लीकेशन से आ गया 10वीं के बेसिस पे फॉर एग्जांपल वॉचमैन वगैरह जो पोस्ट है 10वीं से पहले? हाँ है ना, वॉचमैन पोस्ट है 8 स्टैंडर्ड। हाँ तो उसके लिए एग्जाम होता है या नौकरी के इंटरव्यू? नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए 100 मार्क का एग्जाम्स होता है, रिटन एग्जाम। उसके बाद में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन, उसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मींस व्हाट, आपको वन स्टेज रिटन एग्जामिनेशन है, वन स्टेज रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद डायरेक्टली एज पर योर मेरिट रैंक आपका और सिलेक्शन। कौन से विषय पे वो एग्जाम? जनरली इट्स डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। ओके। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनको किस प्रकार का पेपर पैटर्न वो सेट करेगा। हाँ, तो आप नहीं, और मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि अभी समझो कोई 10वीं से पहले ही अप्लाई करना चाहता है और वो प्रिपेयर करके करना चाहता है। हाँ, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी देखिए, का हो या मैं बाहर आपको के उसके बुक्स बारे में में पढ़ता बताऊँ कि जैसे 10वीं के बेसिस पे एग्जाम होती है ना, हाँ। वैसे 12 के बेसिस पे भी एग्जाम है, आप ये बताया। लेकिन 18 साल के पहले भी आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, दे जैसे सकते आपको हैं। यूपीएससी थ्रू एग्जाम होती है एनडीए। हाँ हाँ, तो एनडीए में जो है ना 16.5 से 19.5 तक की Yes. जो आयु सीमा है ना, हाँ, हाँ, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। Yes. बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों को पता है, हाँ, कोशिश नहीं करते। हाँ, तो देखिए क्या मालूम है कि आपको जिंदगी में कुछ तो एक गोल हासिल करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रयास करना है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करके उस निरंतरता मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो, खाली आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात बताऊंगा कि कलेक्टर जो होता है ना, कलेक्टर, उसके लिए भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली ग्रेजुएशन, पास आउट, ओनली ग्रेजुएशन। आप 4 बार फेल होके भी पास हो गए ना, ग्रेजुएशन तक भी चलेगा। 4 बार केटी लग के भी पास हो गए तो भी चलेगा। सिर्फ ग्रेजुएशन उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन इज देयर, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हो, 12 के बेसिस पे भी दे सकते हो, 10 के बेसिस पे भी दे सकते हो। एनडीए के एग्जाम 12 के बेसिस पे भी है, सीडीएस का एग्जाम ग्रेजुएशन के बेसिस पे। मतलब डिफेंस में जाने के लिए भी आपको 12वीं ग्रेजुएशन, इधर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। उसके पहले जो है ग्रुप डी का जो पोस्ट है, जैसे वॉचमैन रहेगा, उसके लिए बहुत सारे जगह पे तो अभी 10वीं कर रहे हैं मिनिमम। वो तो पुराना काल ये हो गया, पुराना जमाना हो गया, 7वीं और 8वीं पास। अभी तो मिनिमम 10th स्टैंडर्ड हर जगह पे रहता है कि आपको मिनिमम 10वीं तो आना चाहिए। 10th के बाद में कौन से डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई या फिर ऐसे कोई कौन से सेक्टर है? बहुत सारे डिपार्टमेंट है। देखिए 10th के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, केंद्र शासन का जो भर्ती रहता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें एमटीएस के लिए पोस्ट होता है 10th के बेसिस पे। उसके बाद में जो कांस्टेबल है, हवलदार, जो केंद्र शासन के, उसमें भी 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे एग्जाम है। जो बाकी के डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी पीयून पोस्ट निकलता है, कुछ और पोस्ट निकलता है, उसके लिए भी 10th स्टैंडर्ड है। तो बहुत सारे जो ऐसे जो ग्रुप सी लेवल के बहुत सारे जो पोस्ट है ना, उसमें 10th स्टैंडर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप डी का ऐसा नहीं पोस्ट रहता, ग्रुप सी कहते हैं उसको, सी में। तो ग्रुप सी में जो आते हैं ना, उनको मिनिमम 10th है। उसके बाद में 12 ग्रेजुएशन के बेस पे आपको एग्जाम है। और जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल जो पर्सन्स है, जैसे किसी ने एलएलबी किया हुआ है, किसी ने सीए किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, तो उनके लिए भी अलग से पोस्ट होता है। उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड पोस्ट, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एक्सपीरियंस, जो भी कुछ वो पोस्ट निकलते रहते हैं। तो अलग अलग सरकारी आस्थापना में जब रिक्ति आती है, तो उसके लिए कुछ उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इतना आपको एजुकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे ओनली एजुकेशन, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी कहाँ पे एजुकेशन प्लस टाइपिंग क्वालिफिकेशन, अलग है। तो ये अलग-अलग क्राइटेरिया अलग-अलग जगह पे Skill। अच्छा, बेसिक कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद? देखिए आप जैसे क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो आपके सब्जेक्ट चेंज होते हैं। मैं विद्यालय से लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अगर विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद में साइंस है, सोशियोलॉजी है, ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, वो स्टैटिक सब्जेक्ट है। जैसे इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है, नहीं, स्टैटिक है। स्टैटिक है। भूगोल बदलने वाला नहीं है, स्टैटिक है। विज्ञान बदलने वाला है, स्टैटिक है। स्टैटिक है। तो ये स्टैटिक जो नहीं बदलता है ना, वही आपको बाद में पूछा जाता है। ओके। आप बोलते हैं ये मुझे 9th में था, हां, यस। अभी पता नहीं है, लेकिन रिवीजन नहीं है। मैं 9th में मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मैं ग्रेजुएट होल्डर हूँ, वही है। मुझे नहीं पता है।
कि अभी वो क्या है, रिवीजन कभी मैंने किया ही नहीं। तो ये जो बेस लेवल है वो आपका पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है वेरिएड जनरल नॉलेज, जैसे हम लोग जैसे उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। आप आज मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताता हूँ। आप अपने इलाके में ना जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है उनको पूछिए हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, नहीं पता तो उसको बोले क्या पता है, तो इसको कहते हैं कि करंट अफेयर्स। आपके आजू बाजू जो चल रहा है उनको नहीं पता, उनको बाकी सारी चीजें पता होती है लेकिन जो ज्ञान की चीजें वो पता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स होगा या आपका जो ये स्टैटिक जीके होगा, तो ये तो आपको जीके में आ गया पूरा। उसके बाद में जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश ग्रामर है, महाराष्ट्र में मराठी ग्रामर है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट है उसके आप प्रिपरेशन ऐसे भी कर सकते हैं हंसते खेलते। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना दिन का। अच्छा, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं? करंट अफेयर्स की तैयारी देखिए, मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ कि आप बुक्स परचेस करने से अच्छा है ना जो माध्यमिक लेवल के जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड की बुक्स है ना वो रेफर करो, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपको एडवांस लेवल में अगर जाना है तो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती है जो अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में यशवंतराव भोसले, सॉरी यशवंतराव जो हमारा मुक्त विद्यापीठ है, यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ में से आप जो स्टडी मटेरियल है उसका साइट पे देखेंगे ना आपको मिल जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, साइट पे मिल जाएगा। इग्नू का वेबसाइट है, जैसे आपको हिंदी में प्रिपरेशन करना है तो इग्नू की वेबसाइट पे हिंदी अंग्रेजी दोनों है। महाराष्ट्र का मराठी में और उसमें प्रिपरेशन करना है तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के मराठी इंग्लिश दोनों में। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रिपरेशन करना है उसके लिए आप यूपीएससी मराठी में भी दे सकते हैं। मराठी दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, तो अभी सुविधा है ना वैसे। तो अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन हम लोग स्कूल लेवल से अगर करते हैं ना तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। जैसे हमारा एक यूपीएससी में ना स्टैटिक उन्होंने दिया हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है, अगर आप स्कूल लेवल से थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके खत्म कर देंगे तो आपको ग्रेजुएशन होने के बाद वापस प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कोई वही बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, टाइम के बारे में नहीं सोचते, टाइम किसी लिए कभी रुकता नहीं। कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो। अगर आपने दिन में टाइम शेड्यूलिंग किया, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो स्वायत्तता है उसको आप कहाँ पे बांध के रखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस समय को वेस्ट कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कीजिए। हाँ, उसको यूटिलाइज करेंगे, एक टाइम फ्रेमवर्क बनाएंगे, आपको सब आप टीवी देखिए, बाहर घूमिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए ना। कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे के बैठे, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हिस्ट्री दिया हुआ है, महाराष्ट्र हिस्ट्री में सपोज 600 पेजेस है, एक एग्जांपल है, तो आपको 600 पेज 1 ईयर में खत्म करना है, 2 साल में खत्म करना है, 3 साल में खत्म करना है या 5 साल में खत्म करना है, ये आप डिसाइड करोगे। क्योंकि हर एक की शैली अलग है। मैं 5 बजे उठता हूँ, मतलब आप उठोगे ऐसी जरूरत नहीं है। मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता हूँ रात को, तो आप भी 1 बजे तक पढ़ाई करोगे ऐसी जरूरत नहीं है। तो आपको दिन में भी जितना भी समय मिल रहा है, तो वेदर इट में भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। इसका कुछ समय सीमा तय नहीं है। अभी मुझे लगा बाहर टहलने जाना है तो निकल जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगा टहलने नहीं जाना है, घर पे पढ़ाई करना है तो मैं पढ़ाई करूँ। तो ये आपके इंडिविजुअल टाइम टेबल पे डिसाइड करता है कि आप स्कूल में कभी जाओगे, रिटर्न कब आओगे, स्कूल का कभी पढ़ाई करोगे, कॉलेज का कभी पढ़ाई करोगे, कॉलेज में टाइम पास करोगे, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अच्छा, इसके क्लासेस की भी आजकल होते हैं, तो ये तो सब क्रेज है, तो सब क्रेज है। मैं तो आपको ये कहूंगा आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा XYZ क्लास है, मेरा तो क्लास नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा XYZ क्लास है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री। अभी मैं इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, किताब में जो लिखा वही आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो मेरे मुंह से सुनने से अच्छा आप घर पे बैठ के खुद के मुझसे सुनिए, खुद के इससे आंखों से प्रैक्टिस कीजिए और दिमाग में रखिए। क्लासेस में आके कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर स्कूल लेवल तक हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, घर पे पढ़ाई कीजिए, मराठी ग्रामर घर पे पढ़ाई कीजिए। जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए कि कौन से भी एग्जाम हो, आपको सिर्फ सब्जेक्ट मैटर है कि जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, मैथ्स है, मराठी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है। ये तो 4-5 सब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड है ना, वो सभी एग्जाम में वही है, सभी में वही है, स्ट्रक्चर तो वही है। खाली उसका जो प्रोपोर्शन है ना, जो ऐसा किसी में 50 क्वेश्चंस है, किसी में 20 क्वेश्चंस है, किसी में 10 क्वेश्चन है, ये तो प्रोपोर्शन उसमें अलग अलग होता है। बाकी तो सब्जेक्ट तो सेम ही उसमें, तो उसके अनुसार आपको पढ़ाई करना। लोग क्या करते हैं,
पोस्टल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, रेडी का सर कौन सा पुस्तक परचेस करे, हाँ। कौन सी किताब परचेस करे, हाँ। रेलवे का एग्जाम आया कौन सा किताब परचेस करे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम है कौन सा किताब परचेस करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम है कौन सा किताब परचेस करे। अरे कौन सा किताब परचेस करने से अच्छा उस एडवर्टाइजमेंट में क्या सब्जेक्ट मेंशन किया है वो देख, उसमें क्या लिखा हुआ है जनरल नॉलेज करो प्रैक्टिस, उसमें क्या लिखा हुआ है मराठी ग्रामर करो प्रैक्टिस। अभी आप बोलोगे मराठी ग्रामर में क्या पूछेगा, मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ। बेसिक ग्रामर तो रहेगा। तो जो मराठी ग्रामर का जो कहावतें है बेसिक बेसिक आपको प्रिपरेशन करना है, एडवांस लेवल पे भी है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना तो मैंने जो मराठी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, रीजनिंग है, इसके सब कुछ नोट्स मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। ओके। अगर आप उसका रेफर नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाके किताबें परचेस करने की कोशिश करोगे, उस पे एक्सपेंस करोगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कोई नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आह्वान कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में मैंने किताबें रखी हुई है, आइए कलेक्ट कीजिए। आप आओगे नहीं, अब फिर आपके घर पे जाके थोड़ी दूंगा, आपको आना चाहिए ना वहाँ पे। तो हमारे तरफ से आप लोग देने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश अगर इंटरेस्टेड पर्सन करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ जाए। सर ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप बोला कि आपने बोला कि मेरे पास आके लेना चाहिए, आके नहीं लिया तो फिर उसमें मेरी गलती नहीं है, तो उसका गोल ही सेट नहीं है सामने वाले का, तो वो आएगा ही नहीं। गोल सेट माइंड में अपने फोकस, जैसे पिताजी आप जैसे आपने कहा पेरेंट्स आपको अपने पेरेंट्स का पिताजी का नाम लेके पिताजी ने पहला फॉर्म भरने के लिए बोला, हम एग्जाम देते थे, पास हुए नहीं हुए हमको नहीं मालूम, प्रिपरेशन कैसा करना वो भी नहीं मालूम। तो ये जो गोल सेटिंग का किस तरह से हम बिठा सकते हैं कि हम आगे बढ़ना है, सिर्फ नाम के लिए एग्जाम नहीं देना है, पेरेंट्स के फोर्स पे एग्जाम नहीं देना है, अपने बलबूते, क्योंकि एग्जाम को तो हमको ही बैठना है, इंटरव्यू तो हमको ही देना है, तो नीलमय सन्नाटा तो हो नहीं सकता। तो हमको किस तरह से गोल सेटिंग करना चाहिए एंड देन फॉलोड बाय ये जो आप प्रिपरेशन बोल रहे हैं, तो ये हिट लगेगा और तभी सक्सेस होगा। देखिए कैसे किया ना, गोल सेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं स्लम कैसे प्रेरणा, वैसे स्लम एरिया में रहता था, तो मेरे लिए गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब कौन, बीएमसी में जो साफ सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट, बीएसटी में ड्राइवर कंडक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी मेरे स्लम एरिया में कलेक्टर तो नहीं रहता था, साइंटिस्ट तो नहीं रहता था, तो मेरा गोल क्या था, बीएसटी में कैसे लग जाओ, बैंक में कैसे लग जाओ, उतना ही गोल था। लेकिन आपको अगर आपको एक स्टेप मिल जाता ना, फर्स्ट स्टेप, आप सेकंड स्टेप के लिए सोचेंगे कि वो मुझे फर्स्ट स्टेप मिल गया, अभी आप मैं आगे सोचूंगा। तो मैंने जिंदगी में वही किया, मैं फर्स्ट स्टेप मिलने के बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके मैं आगे बढ़ते गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रीवियसली आई वाज वर्किंग आईआईटी मुंबई, तब 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके पहले मैं कहा था प्राइवेट सेक्टर में 5,500 नौकरी में काम कर रहा था, एबीबी कोऑर्डिनेटर करके, कोई भी नहीं खड़े कर रहा था। आज तो बुला के बोलते हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में आइए, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोलिए, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, ये अपना पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, नहीं जाता। लेकिन क्या चीज है कि है ना, कि आपको गोल है ना सेट करने के लिए ना माहौल जो बनाना है ना, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है या पेरेंट्स ने बोलना है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा बेटा किसी भी परिवेश में रहे, लेकिन उसको एक ख्वाब दिखाना है, वो भी खुले आंखों से। बंद आंखों से तो हर कोई ख्वाब देख लेता है, आप खुले आंखों से अगर ख्वाब देखोगे ना कि मैं जिंदगी में जाके साइंटिस्ट बनूंगा, जिंदगी में जाके कलेक्टर होऊंगा, सीईओ होऊंगा, अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा सभी लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए, आप कुछ भी करो, आपका गोल सेट करो, आप गोल सेट करो आगे उसके। अगर गोल सेट करो, मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे गोल सेट किए, लेकिन मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि आप खाली पढ़ते रहिए, मैं क्या क्या करता हूँ देखते रहिए, लेकिन किस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा ये आपको पता चलेगा। क्योंकि है ना, मैं कभी है ना ऐसा हवे में बंगला बांधने की कोशिश नहीं करता, मैं बंगला बांधता हूँ उसके बाद में दिखाता हूँ, देखो बांध दिया। मतलब बोलने से अच्छा कृति में भरे, तो उसकी कृति के ऊपर आप अगर फोकस करोगे ना तो उसमें क्रियान्वयन करके आगे बढ़ जाओगे। तो वही आपका है कि ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कोशिश करना है, नहीं तो मुझे स्लम एरिया में रहना है तो वो ऐसे रहो, कुछ मत करो। 10,000 कमाने का आया, खर्चा करने का, चुपचाप बैठ जाए। अगर आपको आगे और कमाना है तो आगे कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आपको है ना जैसे इनकम आ रहा है उसके ऊपर एक्सपेंस के ऊपर भी आपको बैलेंस करना होगा। नहीं तो कोई ऐसे बहुत सारे लोग पैसा कमाते उनके ऊपर पैसा सेविंग्स कुछ नहीं होता, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये आप गोल फिक्स करो, ये स्कूल लेवल में हो या कॉलेज लेवल में हो, जब भी आप किसी भी मोड़ पे भी आओगे, ऐसा किसी का एज क्राइटेरिया वहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपको गोल कभी सेट करना है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जब आपका बचपन होता है ना, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों के दिमाग पे भी
डालना है कि आपको ये आप ये कर सकते हो, करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है, कर सकते हो। कोशिश आप अभी मुझे बात बताइए कि यहाँ पे गोरेगांव में आने के लिए रोड वे भी है, सपोज मेट्रो भी है, रेल भी है। अगर आपको आप बच्चों को अगर ट्रेन से ही जाओ तो नहीं पॉसिबल, आप रोड से भी आ सकते हो, मल्टी टाइम आप अलग अलग आपको वे बताओ ना उनको, अलग-अलग तो फिर वो किस उसको कौन सा वे उसको पसंद है वो आगे के फ्यूचर में पता चलेगा। सर आपने तो बताया कि ये सब चीजें कोशिश करता है, मगर आजकल के बच्चे जो है बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई यार 2 एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम बस हो गया। तो ये डिसअपॉइंट, ये हार तो देखो, हार तो आनी ही है, 10 हार आएंगे तो एक जीत मिलेगी। तो ये किस तरह से ओवरकम करना है बच्चों को इस माइंडसेट से? देखिए कैसे मालूम है क्या, इसको कहते हैं प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें लिखा है प्रतियोगी मींस व्हाट, आपको उसमें स्पर्धा करनी है, आगे बढ़ना है, कंपटीशन, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन यहाँ पे हार नहीं है, यहाँ पे कि आप मेरिट में नहीं आए, यहाँ पे स्कूल लेवल जैसा नहीं है ना कि 100 बच्चे बैठे 100 लोग पास हो गए। यहाँ पे 10 वैकेंसी तो 10 वैकेंसी लेंगे, लेकिन 11 बंदा 10 वैकेंसी में नहीं आ सकता। तो वो मतलब बोलते ना, वो डल नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्लेवर है, मतलब वो है होशियार है, आगे बढ़ सकता है, तो उसको कोशिश करना है। और ये भी नहीं है कि देखो मैं एग्जाम्पल बताऊं, सचिन तेंदुलकर जी है, तो वो रोज तो 100 सेंचुरी नहीं बनाएंगे, जीरो पे आउट होते थे। तो आप लोगों को वैसे डाल देने का कि मैं भी जो इंसान हूँ ना, तो मैं तो कोशिश करूंगा, कभी जय होगी कभी पराजय होगी, लेकिन कभी तो सफलता हासिल होगी। मास्टर ब्लास्टर बनने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन सब लोग मास्टर ब्लास्टर हो गए क्या? नहीं, कोई तो एक इंसान हो गया ना। तो आपको तो कोशिश करना है, हम कोशिश करते रहिए उसमें। फिर से देखो सामने से इधर भी लाइट है। हाँ सर, तो जैसे आप बता रहे थे कि संघर्ष में कैसे ओवरकम करना है, एंड देन पेरेंट्स के ऊपर भी रहता है कि अपना बेटा इस तरह से बनना चाहिए। तो आगे ये बढ़ के हम ये जानना चाहिए कि केंद्र में जैसे फोर्सेस में भी काफी एग्जाम्स होते हैं, आईएएस आईपीएस भी अलग अलग होते हैं, तो ये अलग ही लेवल का ट्रेंड होता है। जैसे 12th फेल जैसे आ गया, उसके बाद में एक नया चालू हो गया कि आईएएस आईपीएस बिहार से बहुत ज्यादा होते हैं, यूपी से बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे ब्रेक करना है इससे? मैं उसके लिए जब मेरा सेशन रहता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम परसेंटेज की मुझे बात करें, हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। बच्चों को ये नहीं कहते तो जिंदगी में आगे क्या बनना है। वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बताया जाता है कि जिंदगी में तुझे आगे जाके ऑफिसर होना है। हमारे यहाँ पे मुंबई में जो माहौल है ना, उस माहौल में क्या है, आपको डिग्री लेना है, माइंड स्पेस में जाके काम करना है, एमएनसी में जाके नौकरी मिलना है। तो यहाँ पे 10-12 घंटा पढ़ाई कौन करेगा? आपको इधर इंस्टेंट नौकरी मिल रहा है ना, पैसे के पीछे। हाँ, कोई कोई लोग है ना, मतलब कौन सा क्षेत्र है ना, वहाँ पे रोजगार की जो उपलब्धि है बहुत कम है। हमारे यहाँ पे बहुत रोजगार है, आज गया तो दूसरा मिल रहा है, आज 10,000 की नौकरी कल 9,000 की भी एक्सेप्ट कर लेता है, परसों 20,000 की नौकरी एक्सेप्ट मिल रहा है उसको, वो उसमें चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए कि ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इनका है ना जो इंटरेस्ट है बहुत कम है, इनका प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये लोग प्राइवेट सेक्टर के पीछे भागते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में से बायोडाटा दिखाना है, इंटरव्यू देना है, नौकरी मिल रहा है। यहाँ पे पढ़ाई करना है, मेरिट में आना है, कोशिश करना है, फिर फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस, ये अलग अलग स्टेप से जाना है। तो ये लोग उसमें ना कंपटीशन देने के लिए ना, इनका मतलब ना, इनका करेज है ना वो बहुत कम हो जाता है। माइंडसेट तो है ही नहीं इनका, इनके पास उतना ये वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो इनको क्या लगता है, नहीं नॉर्थ के लोग कर लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के लोग कैसे कर लेते हैं? वहाँ के लोग कर लेते हैं, वहाँ पे ग्रुप स्टडी है, यूनिटी है, माहौल है। यहाँ पे माहौल ही नहीं बन रहा तो कैसे होगा? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि एक प्रीमाइसेस में सपोज लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर माहौल गवर्नमेंट सर्वर का रहेगा ना, तो बाकी लोग भी जाते हैं। एक चींटी जैसे एक कहना बोलते ना, शक्कर को अगर छू लेते ना तो बाकी चींटियां लाइन में आती ना, तो चींटी आप बन जाओ, आपके पीछे दूसरी चींटी आएगी। जैसे मैं चींटी एक बन गया तो मैं दूसरी चींटियां बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पीछे चींटी आ रही है ना शक्कर खाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्स क्रैक करके मैं पहुंच गया, लेकिन मेरे पीछे जो बाकी चींटियां आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, ये तो आगे बढ़ते जाएगा। तो जो माहौल नहीं था तो माहौल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र से भी ज्यादा लोग, तो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी भाषा के हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे इतना ही है कि मैं कुछ भी गाइडेंस करूंगा, मैं जो कुछ नया ज्ञान दूंगा उसके
उसके बेसिस पे वो लोग आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हमारा नाम ऑलरेडी रोशन हो चुका है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। आगे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो मेरा कौन सा क्लासेस एकेडमी नहीं, मुझे कुछ मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमाने रहते तो आज तक कितने करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाते। लेकिन क्या मतलब कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ, ब्लेसिंग मिल रहा है, जिंदगी में कुछ तो कर रहा हूँ, हटके कर रहा हूँ। तो हटके ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग इंसान है, अलग अलग क्षेत्र में आप जाओगे ना तो ऐसा हटके चीजें करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते लेकिन अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो मैं भी फ्यूचर में जाके अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि ये जो एग्जाम्स क्रैक करने, सरकारी हो गए, केंद्र के हो गए, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं क्या? आई डोंट नो। प्राइवेट सेक्टर में देखिए अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको एनरोल होना है ना तो उनकी भी इंटर्न एग्जाम होती है, हाँ ना एंट्रेंस एग्जाम। तो हार्डली 50 मार्क्स के लिए 100 मार्क्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड है ना, उसको भी आपको फेस करना है। तो देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, आपको उसमें अभी लोगों को रिक्रूट करने के लिए भी उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं कि हमको ये बंदा ये कैटेगरी का, इस क्वालिफिकेशन का, इस एज का, इतने पैरामीटर में मिल गया तो ही हम लोग उसको रिक्रूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो हो गया, एंट्रेंस एग्जाम रिटर्न भी होता है और आपको ओरल इंटरव्यू भी होता है, तो अभी वहाँ पे भी हो रहा है। अभी वो पुराना जमाना गया है कि बायोडाटा देके आपको बोले चलो कल से आ जाए, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इंटरव्यू बेसिस पे फोकस करना है, फेस करना है, वहाँ पे भी सब कुछ चीजें देखी जाती है, तराशी जाती है, उसके बाद में आपको रिक्रूट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वर्सेस जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको किस तरह से आप बेनिफिशियल, दोनों के प्रोज और कॉन्स देखते हैं? बेनिफिशियल मैं आपको ये चीज बताता हूँ, लॉकडाउन का पीरियड जब था तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब चले गए, लोगों को 50% सैलरी मिलती थी, उनका जॉब चलेगा, हमारा नहीं जॉब नहीं चलेगा। हमको स्टेबिलिटी, मैं बताया ना आपको कि हम जब सर्विस में आते हैं ना तब हम 58 और 60 इयर्स में रिटायर होते हैं। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आपको कोई लिख के नहीं देता कि आप 60 या 58 साल में जब वो आओगे तब रिटायर हो जाओगे। तो स्टेबिलिटी, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपीस मंथली ले रहे हैं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं 50,000 मंथली ले रहा हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि आपको जो 1 लाख रुपए मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है मुझे पता है, और मुझे 50,000 जो मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है मुझे पता है। तो मतलब पोस्ट बेनिफिट्स, पोस्ट पावर है। हाँ, आप देखो ना गवर्नमेंट सेक्टर में जब जाओगे ना तो पावर है, आपके सिग्नेचर को पावर होती है। जब मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा तो आपको कुछ अलर्ट होगा क्या? नहीं अलर्ट होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में जाओ, हर एक जो डेजिग्नेटेड सिग्नेटरी जो आप पे बैठा हुआ है अथॉरिटी, उसका पोस्ट के लिए भी वैल्यू है, उसके साइन के लिए भी वैल्यू है, तो वो उसमें ध्यान दीजिए। सर आपने बहुत सारी जानकारी दी हमको और दर्शकों को भी ये जानकारी, और जो नए एग्जाम्स को प्रिपेयर करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल होगी ऐसा मैं मानता हूँ। और आगे की आपकी जो तिमिरातून तेजाकडे, जो क्या आप एक नया बना रहे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री, और ये चाहते हैं कि लोग बच्चे उस गोल को हासिल करें, गवर्नमेंट सर्वेंट की जो नौकरी है, प्रतियोगिता परीक्षा पास करें, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग IAS IPS बने और इस देश का, इस महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। ये इनकी चाहत है और हम भी यही चाहते हैं कि इन्होंने जो उपक्रम चालू किया इसमें इनको भरपूर सहयोग मिले, भरपूर सहयोग। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप आए हमारे साथ।